गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज अमित सुतार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आज फिर मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ माइनर टेस्ट 10 के फिजिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, इफ द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ ए डायनेमो आर्मेचर इज डबल्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम। यदि आर्मेचर का घूर्णन वेग दुगुना कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा नई कंडीशन क्या है, 2 ओमेगा, तो ई डैश कितना हो जाएगा, 2e। ठीक है, तो बी विल बी माई आंसर। नेक्स्ट, एल आपको दे रखा है 5 हेनरी इंडक्टेंस, आर आपको दे रखा है 10 ओम। ठीक है, वी वोल्टेज है जो बैटरी का वो दे रखा है 100 वोल्ट। यहाँ से आप आई जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं 100/10 वी बाई आर, दैट इज 10 एम्पियर। इंडक्टेंस के अंदर एनर्जी स्टोर का ये बोल रहा है, तो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ इंटू में 5 इंटू में 10 का स्क्वायर, दैट इज आई थिंक आ जाना चाहिए 250 जूल। ठीक है बच्चों, आगे चलें। फॉर ए कॉइल हैविंग एल, देखिए बच्चों एल दे रखा है अपने को 2 मिली हेनरी। ठीक है, आई की जो इक्वेशन मेरे को दे रखी है वो दे रखी है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। ई जो होगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और पूछा गया है अपने से द टाइम एट विच इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम जीरो। तो बेसिकली अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर जीरो करना है, एल डी आई बाई डी टी जीरो करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए एल जो है वो जीरो के डिवाइड में जाएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि डी आई बाई डी टी इसको तो जीरो कर दूँ। तो इट मीन्स मेरे को डी आई बाई डी टी निकालना होगा। तो डी आई बाई डी टी के लिए आई की इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दीजिए टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। अब खास बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा जो वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी है तो मीन्स टाइम के साथ में कौन सा फंक्शन बन रहे हैं, तो टाइम के साथ में यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं। टी स्क्वायर भी टाइम का फंक्शन है, ई की पावर माइनस टी भी टाइम का फंक्शन है। तो यू नो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, यू डॉट वी का। डिफरेंशिएशन करने के लिए एक अपने पास एक टूल है यू डॉट वी। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के अंदर आ जाते हैं तो यू डॉट वी यहाँ पे लगाना होगा, जीरो कर दीजिए। यू डॉट वी मीन्स सबसे पहले यू का कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन, वी वैसा ही रहेगा प्लस में, अब मैं वी का करूँगा तो -1 आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी रहेगा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आई थिंक मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। ठीक है, माइनस टी से माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी पूरा फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक फाइनल आंसर मेरे पास आएगा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, दैट इज राइट आंसर ए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे अपन आते हैं, देखिएगा ध्यान से। A conducting square loop of side L and resistance are moving in a plane with a uniform velocity perpendicular to one of its sides. Okay. A uniform and constant magnetic field B exists along the perpendicular to the plane of the loop as shown in figure. देखिएगा बच्चों ध्यान से, डेल्टा फाई जो है इस पर्टिकुलर केस को आपको अज्यूम करना है। आपको वैसे अज्यूम नहीं करना है कि ये पहले बी से बी के बाहर था फिर ये अंदर एंटर कर रहा है या फिर फाइनल कंडीशन के अंदर बी से बाहर जाएगा। अभी जो कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन के हिसाब से आपको निकालना है। तब आप मुझे बताइए कि भाई डेल्टा फाई जो है वो जीरो होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा। यदि ये मूव कर रहा है तो फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है? जितनी जो लाइंस हैं ये पहले कट कर रहा था उतनी लाइंस अब कर रहा है। यदि अपन 1 सेकेंड की बात किया जाए तो ये फील्ड के अंदर ही बात चल रहा है। ठीक है, हालांकि अपने को वी नहीं दे रखा, लेकिन लेट अज्यूम बहुत ही कम टाइम की बात करेंगे अपन, तो ये फील्ड के अंदर ही है तो डेल्टा फाई तो जीरो हो गया, इसीलिए आई फ्लो नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आई फ्लो नहीं करेगी। डेल्टा फाई जीरो तो आई भी जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई अपने को दे रखा है जो फ्लक्स लिंक कर रहा है 2 इंटू 10⁻⁻² वेबर, और आई है वो है 0.01 एम्पियर। एकदम इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसको। फाई इज इक्वल टू एम आई, एम अपने को निकालना है, फाई अपॉन में आई कर दीजिए। फाई कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻², अपॉन में 0.01। यहाँ से दो पॉइंट उठेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10⁻²। तो आई थिंक मेरे पास आ जाएगा 2h। नेक्स्ट देखते हैं,
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 गेरे हैं, N1 इज 100, N2 इज 300। P इनपुट मेरे को दे रखा है। इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होता है हमेशा। अब आप पूछेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। V2/V1 जब आप करते हैं तो आई थिंक आप N2/N1 को लेके चलते हैं, और I2/I1 जब आप करते हैं तो आई थिंक आप लेके चलते हैं N1/N2। सही है गलत है? पावर क्या होता है, V इंटू माई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 अपॉन में P1 जब आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, N2/N1 इंटू में N1/N2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू P1। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया है, और वैसे ही आपको ध्यान ही होना चाहिए। तो 60 वॉट इज माई आंसर। 7, कॉइल दे रखी है मेरे को L 10⁻⁻2 हेनरी, वैल्यू दे रखी है। कैरिंग ए करंट I दे दिया 2 sin 100t एम्पियर। ठीक है, व्हेन करंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन एट दैट इंस्टेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल बी। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल बी। अब देखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रही है तो E/L/di/dt की तो बात मैं करूंगा ही, लेकिन जो इंस्टेंट ये बोल रहा है टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू देखिए आएगी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। साइन 1 हो जाए, ये पूरा फंक्शन 1 हो जाए तो ये 2 हो जाएगी, तो 2 का मैक्सिमम वैल्यू का हाफ यानी कि 1। तो इस इक्वेशन से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी टाइम की पर्टिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, आई की जगह 1 रखूंगा, 2 sin 100t, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन 100t। तो साइन 100t मीन्स थीटा 100t जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मीन साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे, तो π/6। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा, रेडियन के अंदर लिख दिया है मैंने। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/600। ये मेरे पास टाइम आ गया। अब बेसिकली ये जो इक्वेशन है मेरे पास, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। 1 को मैं कैसे लिखूंगा, E एट t इज इक्वल टू π/600, ये मेरे को निकालना। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा L/di/dt एट t इज इक्वल टू π/600, सही है। ठीक है, अब इसी को मुझे कैलकुलेट करना है। L में लिख देता हूँ 10⁻⁻2। di/dt जब मैं करूँगा तो आई थिंक 2 इंटू में ओमेगा बाहर आ जाएगा, और cos 100t, और t की वैल्यू क्या है, π/600। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो आई थिंक ये 10⁻⁻2 से ये 100 ये डायरेक्टली कट आउट हो जाएगा। 2 cos 100 इंटू में π/600, आई थिंक cos 30 की वैल्यू है ये 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 वोल्ट। दैट इज माई आंसर। अब देखिए, सर्कुलर कॉइल ऑफ मीन रेडियस 7, मीन रेडियस अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को दे रखे हैं 4000। ठीक है बच्चों, अब जो फ्रीक्वेंसी है ये दे रखा है 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, इसको फ्रीक्वेंसी में निकालना तो पर सेकंड निकालना होगा अपने को, अपॉन में 60 कर दीजिए, यानी कि 30 हर्ट्ज मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दे रखा है 0.5 गाउस, 0.5 गाउस। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब ये फॉर्मूला बेस बन गया है डायरेक्टली क्वेश्चन, NBA ओमेगा, ये आपको निकालना है। तो n रख दीजिए 4000 इंटू में b रख दीजिए 0.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में। ठीक है, अब एरिया पाई 7 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू में ओमेगा 2 पाई इंटू में 30। ठीक है बच्चों, 2 पाई इंटू में 30। अब आप देखिएगा यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.58 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलें, ये तो एकदम फॉर्मूला बेस है। m का रिलेशन क्या होता है, L1 L2, सॉरी ये T2 लिख दिया है मैंने यहाँ पे,
ये L2 होगा, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अब देखिएगा यहाँ से, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई in a time delta t. The total quantity of electric charge q that passes any point in the circuit during the time delta t. तो q का रिलेशन देखिए सबसे पहले, q का रिलेशन क्या ये होता है आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आई टी। तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे ये डेल्टा टी, ठीक है। अब E देखिए, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी फाई, या फिर यहाँ पे डेल्टा ले रखा है तो अपन डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ मैं, डेल्टा फाई बाय ई, ठीक है। रिलेशन देखते रहिएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास ई बाय आर, बस। अब एक इक्वेशन यूज़ करूँगा 1, फिर ये 2 और ये करूँगा 3, सबको सम अप करूँगा तो Q इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू में यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू ले लीजिए, डेल्टा फाइव बाई ई, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा फाइव बाई आर दैट इज क्यू, ठीक है। ये आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ फाइव, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर दैट इज ए। नेक्स्ट देखिए, ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। बी अपने को दे रखा है 0.01 टेस्ला, ऑक्सिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी। अब ऑक्सिलेट कर रहा है, रोटेशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ऑक्सिलेट कर रहा है मीन्स एसएचएम टाइप में कोई मोशन है, ऑक्सिलेशन हो रहा है वहाँ पे। तो आप क्या किया कीजिए, देखिए ध्यान से, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे डायरेक्ट 100 हर्ट्ज, ठीक है, विद इट्स प्लेन एट ए राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, देखिएगा ई के अंदर आप क्या कर दीजिए एन बी ए इंटू में एफ। अब आप ओनली फ्रीक्वेंसी लेके चल सकते हैं, क्योंकि एन बी ए तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, अपॉन में टी है तो 1/t क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए एन 1 इंटू में बी कितना है 0.01, एरिया कितना है देखिएगा ध्यान से, एरिया आ जाएगा आपके पाई 1 का होल स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने को 100 हर्ट्ज। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास वोल्ट्स पर मीटर, पाई वोल्ट पर मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, पाई वोल्ट पर मीटर आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये सिंपल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे, देखिएगा, जैसे ही ये एन इसके पास आएगा तो लेंजुलों के हिसाब से ये क्या चाहेगा कि एन इसके पास नहीं आए, तो ये इस पर्टिकुलर जो आपके कॉइल दे रखी है, कॉइल की ये वाली जो डायरेक्शन है, कॉइल के ये वाली जो यहाँ पे जो आप देखोगे इस तरफ से यदि आप सीन कर रहे हो तो आपको ये फील होगा जब ये एन इसके पास आ रहा है तो यहाँ पे इस तरफ से एन फ्लो करेगा, तो मतलब ये जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगी ये यहाँ पे एन बनाएगी, फिर ये एस बनेगी। जैसे ही एन यहाँ से क्रॉस कर गया, अब क्या है एस इसके पास आने की ट्राई कर रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सही है गलत है, एस इसके पास आने की ट्राई कर रहा है, तो अब क्या है ये एस बन जाएगा फिर ये एन बन जाएगा, ठीक है। ये तो इसके अंदर का मोशन हो गया, जैसे ये अंदर चला जाएगा फिर इट्स ओके। अब जैसे ही एन यहाँ से बाहर जाने की ट्राई करेगा तो ये एस बन जाएगा ये एन बन जाएगा, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट केस के अंदर यदि मैं लेता हूँ तो फिर पॉजिटिव होगी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जाएगी धीरे धीरे, फिर नेगेटिव हो जाएगी। जब ये बाहर निकलने का ट्राई करेगा तो वापस पॉजिटिव जाएगी वैल्यू, क्योंकि वापस वही ये एन बन रहा है तो ये एस बन रहा है, एन जब बाहर जाएगा तो ये एस बनेगा, वापस ये एन बन जाएगा, ठीक है। तो वापस पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव होगी। तो देखिए कौन सा ऐसा ग्राफ है जो शो कर रहा है, सिंपल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो शो कर रहा है कि पहले वैल्यू पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव। आई थिंक इन सारे ग्राफ्स के अंदर फर्स्ट ग्राफ ही है जो ये शो कर रहा है, दैट इज माई आंसर। In an AC generator coil with n turns, all of same area A and total distance R, rotated frequency omega, in a magnetic field B, the maximum EMF generated in the coil. Formula based question ही है, सॉरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है ये डायरेक्ट, NAB ओमेगा, NAB ओमेगा दैट इज माय
आंसर। आगे चले। अब देखिएगा, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय 5। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ठीक है, मीन्स माइनस डी फाइव बाई डी टी। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे थे, ई की डी फाइव बाई डी टी वाला जो लिया था डेल्टा फाइव बाई आर, वहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की चर्चा चल रही थी। टी इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस आई थिंक 20t माइनस 50, ये आ जाएगा मेरे पास। टी इक्वल टू 3 मेरे को वैल्यू भी रखनी है। माइनस 20 इंटू में 3 माइनस 50, दैट इज माइनस 10 वोल्ट। दैट इज माई आंसर। आगे चले। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड आर मेड बाय वाइंडिंग थिन कॉपर वायर ओवर अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया मेरे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 10 इंटू में 10 टू की पावर माइनस 4 मैं लिख सकता हूँ। लेंथ मेरे को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो मीन्स 10 टू की पावर माइनस 2 लिख देता हूँ मीटर। ठीक है बच्चों, N1 मेरे को दे रखा है 300, N2 मेरे को दे रखा है 400। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको ओनली फॉर्मूला बेस पे ही याद होना चाहिए, μ0 N1 N2 A बाय N। सही है गलत है? जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 इंटू 300 इंटू 400 इंटू एरिया, देखिए एरिया कितना है 10 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4 अपॉन में लेंथ, लेंथ है 20 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 2.4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 4 हेनरी आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। आइए देखें। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, u मेरे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, v मेरा बन रहा है 20 सेंटीमीटर। दे रखी है इन्फॉर्मेशन। इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा डेल्टा वी, जो भी डिस्प्लेसमेंट वी में इफेक्ट आएगा वो माइनस एम स्क्वायर डेल्टा यू। ठीक है, तो माइनस एम कितना हो रहा है देखिए, वी बाई यू कर दीजिए डायरेक्टली। माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू में 0.1 मीन्स 0.4 सेंटीमीटर दर्पण से दूर जाएगा। ये आप सिंपल सा ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। रियल इमेज बन रही है तो हमेशा इमेज जो होती है, ऑब्जेक्ट है ये आपका, ये इमेज ऑब्जेक्ट यदि दर्पण की ओर टुवार्ड्स द मिरर जाता है, दर्पण की ओर जाता है, तो इमेज हमेशा दर्पण से दूर ही जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन वैल्यू जो है वो यहाँ आ गई। और वैसे यदि आपको दर्पण से दूर डायरेक्टली नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे चलें। Ray of light traveling in air has wavelength lambda, frequency n, velocity v and intensity I. If this ray enters into water, then this parameter r. Only आपको ये हमेशा याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ही है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे देखें। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR के ऊपर बेस्ड होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ठीक है, ग्लास है 3/2, वाटर 4/3। क्या देखना है अपने को? वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल थीटा सी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, साइन थीटा सी। क्रिटिकल एंगल के लिए आपको बताया गया होगा कि हमेशा कंडीशन लेके चलते हैं, लिमिटिंग कंडीशन। मीन्स ये रे इन दोनों जो आपके मीडियम्स को मिला रही है लाइन, इन दोनों मीडियम्स की जो बाउंड्री है उनके पैरेलल हो जानी चाहिए। मीन्स ये एंगल 90 डिग्री हो जाना चाहिए। 4/3 साइन 90 डिग्री। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, तो 8/9। तो थीटा सी जो आपके पास आएगा साइन इनवर्स 8/9। दैट इज माई आंसर। आगे चले। इन ए लेबोरेटरी 4 कॉन्वेक्स लेंस L1 L2 L3
ठीक है, एल है यहाँ पे L3 एंड L4। फोकल लेंथ होगी इनकी 2, 4, 6 एंड 8 सेंटीमीटर है, अंडरस्टूड है वो तो। टू ऑफ दीज लेंस फॉर्म ए टेलीस्कोप ऑफ लेंथ। ठीक है, टेलीस्कोप की जो लेंथ है, लेंथ मेरे को दे रखी है टेलीस्कोप की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर मेरे को दे रखी है 4। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा जो कॉम्बिनेशन है, लेंथ जो होती है टेलीस्कोप की बात जब भी करोगे तो डायरेक्टली आप फोकल लेंथ को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आप लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ एल से डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं? एक तो कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चों L1 एंड L4 का। यदि इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक तो कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। एक कॉम्बिनेशन, वापस बार बार टी लिख रहा हूँ, कोई नहीं। एक कॉम्बिनेशन मेरे पास वापस टी आ गया। एक कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेगा L2 प्लस L3। ये देखो L3। ठीक है, तो ये भी मेरे पास 10 सेंटीमीटर दे देगा। मैग्नीफाइंग पावर के लिए जो आपको कैलकुलेशन करनी है, मैग्नीफाइंग पावर के लिए आप क्या कीजिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, आपके ऑब्जेक्टिव लेंस जो आप बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ अपॉन में आई पीस की फोकल लेंथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैग्नीफायर 4 यदि मेरे को लेना है तो देखिएगा इन दोनों केस के लिए सॉल्व करके देखिए। तो जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा, आई पीस की फोकल लेंथ कम, तो L4/L1 यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है, और L3 अपॉन में L2 जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 6/4 आ रहा है, यानी कि 3/2। यानी कि L1 एंड L4 जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो कॉम्बिनेशन खास तौर पे क्या ध्यान रखना है, इसने वो भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस को जब आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस आपके होगा L4 और आई लेंस होगा L1। तो सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन में ये भी गड़बड़ है, सीक्वेंस भी ऊपर नीचे करके दे रखा है। तो L4 एंड L1 ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, L4 है L1। आगे चले, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब से किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लेन मिरर। काल्पनिक बनता है, छोटा नहीं बनता। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर हमेशा जो इमेजिनरी वाली जो इमेज होती है बड़ी बनती है। कॉन्वेक्स मिरर सही है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल बनेगी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और छोटा ही बनेगा। सी इज माई आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। एक बिंदु प्रकाश तो जल की सतह से 4 मीटर नीचे है, उस शक्ति का न्यूनतम व्यास का होगा। डायरेक्टली आप यदि फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आर के लिए। आर क्या हो जाएगा? एच अपॉन में रूट म्यू स्क्वायर -1। और आया कहाँ से, यदि आपको वो चीज़ निकालनी हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चकती रखिए, ये जो एंगल है ये थीटा सी लेना है आपको हमेशा। ठीक है, ये एंगल थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा। यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए, ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, देखिएगा स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। 5/3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू, ऊपर तो एयर ही है तो यहाँ तो सारा बन ही आएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 3/5। सही है। अब साइन थीटा सी 3/5 आया तो थीटा सी कितना हो गया मेरे पास? 37 डिग्री। ये थीटा सी। अब जो आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे थीटा सी देखिएगा ध्यान से, ये थीटा सी कितना होगा? 37 डिग्री। ये है आर, ये है एच, तो टेन 37 डिग्री से मैं सॉल्व कर सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस R/H। ठीक, साइन थीटा सी का जब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा बच्चों तो ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा ऐसे 3, 4 एंड 5, 37 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या डायरेक्टली जब आर की बात करेंगे तो आर की बात देखिएगा आप, टेन 37 कितना बन रहा है अपने पास? 3/4। 3/4 इंटू में 4, तो आर यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? 3 मीटर। लेकिन पूछा क्या है अपने से? डायामीटर। ठीक है, डायमीटर पूछा है अपने से, तो डाया क्या हो जाएगा? 2r, दैट इज 2 इंटू में 3, दैट इज 6 मीटर। इज माई आंसर। आगे चले,
इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80, ठीक है, एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 कंबाइंड टुगेदर, दैट व्हाट विल द रिजल्टिंग पावर। ठीक है, पावर के बारे में पूछा है तो 1/f इक्विवेलेंट मेरे को देखना होगा सबसे पहले। तो आई थिंक कॉन्वेक्स लेंस पूछा है तो 1/80 माइनस कॉनकेव लेंस पूछा है तो -1/50। ठीक है, सेंटीमीटर अंडरस्टूड है इसके अंदर। एफ इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4000 अपॉन में 80 - 50, लेकिन खास बात क्या, माइनस का साइन यहाँ पे ले लीजिए। तो आई थिंक मेरे पास आ जाएगा माइनस का 400/3 सेंटीमीटर, साथ में अंडरस्टूड है। पावर जब आप निकालेंगे, पावर निकालने के लिए 1/f करना होगा, लेकिन मीटर में चलते हैं अपन पावर में, तो 100 आपको ऊपर लेना है। तो आई थिंक 300 अपन में 400, माइनस का साइन मत भूलिएगा, यहीं गड़बड़ हो जाती है कई बार। -3/4 -0.75t, डेट विल बी योर आंसर। आगे चले। तो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप के की वैल्यू निकाल लीजिए 360 अपॉन में 45 डिग्री, जो आई थिंक वैल्यू आएगी 8। ठीक है, अब ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेज जो आएंगी इसकी वो आएंगी 8 - 1। ये आपको करवाया गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ए मैग्नीफाइंग पावर 10, द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज 20। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर 10 है, मैग्नीफाइंग पावर 10 है, तो f0 अपॉन में f आई पीस। तो f0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे चलें। 26, अब देखिएगा आप, यदि अपन दर्पण क्या सॉरी लेंस को यदि ऐसे काटते हैं तो फोकल लेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, और यदि लेंस को अपन ऐसे कट आउट करते हैं तो फोकल लेंथ जो होती है, नई फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा 2f हो जाती है। ठीक है, ये मैं f डैश ही लेके चल रहा हूँ, इसने f डबल डैश लिया है तो आप f डबल डैश ले लीजिए। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चले। A telescope has an objective lens this, an eyepiece this. If this telescope used to see a 50-meter tall building at a distance of 2 km, what is the height of the image of the building found by the objective lens? ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो, आप डायरेक्टली सॉल्व ना करें। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस में थोड़ा इमेज का देखिए सिचुएशन कहाँ बन रही है। ठीक है, तो 1/v0 जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1/2 किमी दे रखा है ना अपने को डिस्टेंस, तो 2 किमी ले लिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v0 जो है लगभग आपके पास 2 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, क्योंकि देखो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी के नीचे जो अपन में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 2000 है, तो ये वैसे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आएगी। तो लगभग v0 अपन 2 सेंटीमीटर के इक्वल मान सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है तो v0/u0 इंटू में h0। ठीक है, 2/2000 इंटू में 50, इसका आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज माई आंसर ए। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल का जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल की, कि ये इंसिडेंट एंगल कैसे कैलकुलेट करें अपन। तो ये आप देखिएगा ध्यान से, ये है आपके n1, इसका दे रखा है n1 कोर का, और क्लैडिंग का दे रखा है, परिनिधान का दे रखा है n2। अब ये है थीटा सी, यहाँ पे टी आई आर यहाँ पे होगा बच्चों, टी आई आर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे होगा टी आई आर। तो यहाँ पे टी आई आर वाला जो केस है, यहाँ से ये वाली सरफेस जो है, मैं सरफेस लेता हूँ 1, ये सरफेस लेता हूँ 2। सरफेस 1 के लिए यदि मैं आपके लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, तो n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2। मैंने आपको कहा था क्रिटिकल कंडीशन हमेशा यूज में लेते हैं, तो 90 डिग्री एंगल लेना होगा सेकेंड मीडियम के अंदर। दोनों मीडियम को मिलाने वाली जो आपके सरफेस है उसी सरफेस के पैरेलल हो जाती है, तो मीन्स 90 डिग्री एंगल विद टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू आ रही है n2/n1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, तो ये 90 डिग्री बन रहा है इस ट्राइंगल, और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी। सही गलत है,
ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा सी। अब सेकंड के ऊपर मेरे को स्नेल्स लॉ लगाना है, इधर तो एयर है अपने पास, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सी, तो ये हो जाएगा n1 कॉस थीटा सी, ये हो जाएगा साइन ए। अब कॉस थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई लिखूंगा तो साइन इनवर्स, ये तो हो जाएगा n1 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, अब ये कॉस थीटा सी दे रखा साइन स्क्वायर थीटा सी, तो n2 बाय n1 का होल स्क्वायर। जब आप n1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, n1 बाहर लेके आए तो n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आई आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स रूट n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, दैट इज आंसर 29। देखो फोकल लेंथ कभी भी कैलकुलेट की जाती है लेंस की तो 1/f म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 1/r2, ये फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। लेकिन खास बात क्या होती है, म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम, ये फॉर्मूला होता है टोटल कंबाइंड। लेकिन जनरली अपने को एयर में ही दे रखा होता है, तो म्यू माइनस 1 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एफ डैश बाय एफ जब मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 अपॉन में म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू एम माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 2.5 से इंक्रीज हो जाएगी एफ डैश। आगे चलते हैं। A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with a liquid. A ray of light from a coin travel up to surface of liquid and move along its surface. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपके 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से रे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाने के बाद में पैरेलल हो रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो एंगल है ये थीटा सी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ ये वाला एंगल थीटा सी है तो ये भी थीटा सी है, ये थीटा सी, तो यहाँ से आप टेन थीटा से देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, डेट इज इक्वल टू थीटा जो होगा, यहाँ पे थीटा बन रहा है 37 डिग्री, तो यहाँ पे 37 डिग्री बना करके स्नेल्स लॉ लगा दीजिए ये वाली सरफेस के बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो म्यू साइन 37 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। तो म्यू जब आप निकालेंगे तो 1 अपॉन में साइन 37 डिग्री आपके पास आए, तो साइन 37 डिग्री क्या होता है बच्चों 3/5, तो म्यू जो आपके पास आ जाएगा 5/3। अब म्यू बेसिकली होता क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, तो मैं डायरेक्टली c/v इक्वल टू 5/3 कर सकता हूँ। v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू में 3 अपॉन में 5, ठीक है, जो कि आ जाएगा मेरे पास 1.10⁸ मीटर पर सेकेंड। 31 नंबर, escape velocity from earth is 11.2 km per second. Another planet of same mass has radius 1/4 times that of earth. Escape velocity 2 g/m/r, ठीक है। अब रेडियस से देख रहे हैं तो v डैश डायरेक्टली मैं बताऊं r जो हो जाएगा, r कितना r/4, 4 का रूट कितना आएगा 2, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2ve, तो 2 इंटू में 11.2 जो कि हो जाएगा 22.4 किमी पर सेकेंड, दैट इज माई आंसर। नेक्स्ट, a body attains a height equal to the radius of earth when projected from the earth's surface. The velocity of the body with which it was projected is, ये आपके अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस r है, ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है अर्थ की रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो अपने को क्या लगाना है, आई थिंक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपने को लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाएंगे तो इनिशियल यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो -gmm/r, ठीक है, प्लस ½ mv² इक्वल टू, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ओनली पोटेंशियल होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, मीन्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तभी तो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है इतनी, ठीक है।
मैं GM/1 में 2R, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, GM/R आपके पास आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, एक धूमकेतु की सूर्य से अधिकतम और न्यूनतम दूरी बता रखी है अपने को। ठीक है ना, आपको जो है फॉलो करवाना है वो केपलर लॉ के हिसाब से ही सॉल्व करना है। बेसिकली L जो होगा उसको अपन रखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो V नियरेस्ट, R नियरेस्ट, V फारदेस्ट एंड R फारदेस्ट। R यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ली है, V फारदेस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, तो V नियरेस्ट 1.6, सॉरी यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ले ली है, V नियरेस्ट अब मैं ले लूँगा। ठीक है ना, R नियरेस्ट हो गई, V नियरेस्ट कितनी है 60, अपॉन में क्या होगा V फारदेस्ट। निकालने के लिए R फारदेस्ट करना होगा ना, यहाँ पे ये R फारदेस्ट। ठीक है, R फारदेस्ट लिख लीजिए, 8 इंटू में 10⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड विल बी माई आंसर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये तो एकदम इजी है। बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, U/R। डायरेक्ट लेके चलते हैं। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खुद नेगेटिव होती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा F इज इक्वल टू -du/dr, अपन जनरली लेके चलते हैं, लेकिन खुद नेगेटिव हो जाने के कारण वो प्लस हो जाएगी, तो U/R। ये तो एकदम इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर। देखो बच्चों, इक्वेटर की बात जब की जाएगी तो जी डैश की जब मैं बात करूंगा तो G माइनस ओमेगा स्क्वायर R, यहाँ पे R रेडियस ऑफ अर्थ है, और cos स्क्वायर लैम्डा, ये जनरल फॉर्मूला होता है अर्थ के रोटेशन के रेस्पेक्ट में यदि जी के अंदर कोई इफेक्ट आता है तो। इक्वेटर की बात कर रहा हूँ तो लैम्डा जो है, जो एंगल है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा 0, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, तो जी डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R। अब आप देखिएगा कि यदि ओमेगा इंक्रीज, मतलब स्पिनिंग स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, मीस ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं, यदि ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं तो जी डैश जो इफेक्टिव जो वैल्यू है वो जी की वो कम आएगी, इफेक्टिव वैल्यू कम आएगी, तो डब्ल्यू जो होगा वेट, वेट जो होगा वो अपन लेते हैं mg। जब ये वैल्यू कम आएगी तो वेट क्या होगा, कम होगा, घटेगा, तो सी विल बी माई आंसर। ठीक है, अब देखिएगा, नियर द अर्थ सरफेस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 1.4 आवर, फाइंड दिस टाइम पीरियड इफ इट डिस्टेंस इज 4 आवर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, सिंपल सा केपलर लॉ के बेस पे क्वेश्चन है ये। T1/T2 इक्वल टू R1/R2 की पावर 3/2। T2 आपको निकालना है, तो T1 इंटू में आ जाएगा 4/1 की पावर 3/2। T2 इज इक्वल टू 8T1, तो 1.4 आवर को अप्रॉक्सीमेटली मैं √2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो A√2 आवर मेरा आंसर आ जाएगा, थर्ड इज माई आंसर। मास ऑफ द मून इज 1% मास ऑफ द अर्थ, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन पुट अर्थ ऑन मून सो दैट। अब देखो ऐसा यदि क्वेश्चन आए ना तो आप खुद सोच के देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इंट्रैक्टिव यदि यूज करेंगे अपन तो ये जो फोर्स लगेगा, अब ये फोर्स अपन ले लेते हैं F1, ये फोर्स ले लेते हैं F2। F1 फोर्स ये ले लेते हैं मून, ये लेते हैं अर्थ। F1 फोर्स क्या है, अर्थ जो है वो मून के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो F1, और मून जो है अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो क्या है, F2। ठीक है, और ये फोर्स मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल रेशियो का मतलब पूछा है इसने, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1:1। अब देखिए, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, अब वापस वही क्वेश्चन है, इक्वेशन में वही यूज करूंगा, ओमेगा स्क्वायर RE कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इक्वेटर की, इक्वेटर की बात करूंगा तो G माइनस ओमेगा स्क्वायर RE, क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या हो जाएगा 0। और यदि मैं बात करता हूँ पोल्स की, तो पोल्स के अंदर लैम्डा आ जाएगा 90, तो ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट माइनस वाला, ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 90 के ऊपर कॉस क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा जी। अब आप मुझे बताइए ये वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू इज इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता है। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग बढ़ता है। चलिए आगे चलें।
Imagine a new planet having the same mass density as that of Earth, but is 3 times bigger than the Earth in size. If the acceleration due to gravity on the surface of Earth is z, then surface of new planet g डैश ले रहे हैं, तो g डैश का रिलेशन पूछा है g से। ठीक है, अब देखिए साइज बड़ा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, r डैश क्या होगा 3r के इक्वल कह सकता हूँ, इजी है। अब देखिए जब भी डेंसिटी का गेम आ जाए, डेंसिटी का गेम पूछा जाए, तो हमेशा जी का जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वो फॉर्मूला यूज़ करना है रो पाई जी 4/3r। तो यहाँ से डायरेक्टली रिलेशन आएगा r के साथ में प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि जब भी डेंसिटी आती है तो मास का जो रिलेशन है वो आपको चेंज करना होगा। मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जब लिखोगे तो आर क्यूब आएगा, आर क्यूब नीचे वाले आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो आर ही बचेगा। ठीक है, तो जी प्रोपोर्शनल टू आर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, जी डैश इज इक्वल टू 3g। ठीक है, हो जाएगा, आगे चलें। escape velocity for a projectile at earth surface is ve, the body is projected from earth surface is velocity to ve, the velocity of the body when it is at infinite distance from the center of the earth is। ठीक है बच्चों, देखिए ve जो होता है, ve ve आपके होगा 2gm/r। सही है, अब देखिए ve अपन ने लिख लिया, अब वापस अपने क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है वापस। तो जब वो अर्थ पे था gmm/r प्लस में हाफ m 2v से इसको प्रोजेक्ट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी आप ये ले लीजिए। जब आप इन्फिनिट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। वहाँ पे यदि मैं वेलोसिटी इसकी देखूंगा तो हाफ एम वी जो है, मैंने वेलोसिटी वहाँ पे इसकी ले ली। ठीक है, अब वी की जगह आप वैल्यू रख दीजिए gmm/r प्लस हाफ m इंटू में 4 इंटू में 2gm/r इक्वल टू हाफ एम वी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर, आई थिंक यहाँ से मेरी जो कैलकुलेशन होगी, जो मेरा बचेगा वो बचेगा gmm/r। ठीक है, तो v यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ √3 ve। ठीक है, √3 ve, इतना मेरे पास अनंत दूरी पर वस्तु का वेग होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। अराउंड द अर्थ बोल रखा है इसने। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस gmm/r। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जब मैग्नीट्यूड लोगे gmm/r, साथ ही जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी gmm/2r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है। अब आप कहेंगे कि सर देखिए टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे u प्लस के जब आप करेंगे तो माइनस में gmm/2r आएगी, मीन्स ये सैटेलाइट जो है बाउंड स्टेट में है। ठीक है, अब इसका रेशियो आपको देखना है। डायरेक्टली जब आप रेशियो देखेंगे काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल, तो आई थिंक 1/2 आपका रेशियो आ जाएगा। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट h above the surface of the earth is same as that at a depth d, if d and h are much smaller than the radius of earth, then which one of the following is correct। आई थिंक आपने दो इक्वेशंस पढ़ी होगी। यदि हाइट के रिस्पेक्टिवली मैं लिखना चाहूँगा, जब h बहुत ज़्यादा स्मॉल हो r से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यदि मैं डेप्थ के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ। सही है, गलत है? ठीक है, चेंज इन जी पूछ रहे हैं, तो आई थिंक चेंज जब आप निकालोगे जी डैश माइनस जी आपको करना होगा। ठीक है, या फिर जी माइनस जी डैश, क्योंकि वैल्यू एब्सोल्युटली देखा जाए तो कम ही आएगी। तो जी माइनस जी डैश जब आप करेंगे तो आपको आई थिंक दोनों वैल्यूज़ इक्वल बता रखी है इन्होंने चेंज, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। जी आर से जी आर कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, डी आपके किसके इक्वल आ जाएगा, 2h के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट 43। अब देखिए वेट, कभी भी किसी भी बॉडी के वेट की चर्चा करते हैं तो साथ में क्या आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी के कारण ये वेट चेंज होगा अलग अलग जो प्लेनेट हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर है। ठीक है,
तो अब जी का जो इफेक्ट आएगा, मतलब जो हाइट के हिसाब से जो चेंज आ रहा है वो अपने को देखना है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब जी इफेक्टिव देखना है अपने को वेट के लिए, चाहे अलग प्लेनेट की बात करो, चाहे हाइट की बात करो या डेप्थ की बात करो। तो अपन जी में देख लेते हैं कितना आएगा। जी आर स्क्वायर आर प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो आई थिंक ये बन जाएगा 4g/9। तो डब्ल्यू डैश जो है आपका वो आएगा 4mg/9। ठीक है, तो इनिशियल वेट डब्ल्यू था अपने पास, ये 9 है बच्चों, 9। ठीक है, तो 4/9 डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल पोटेंशियल देखना है आपको। एम मास का शेल है, यहाँ पे एम मास रखा हुआ है, a/2 के ऊपर पोटेंशियल देखना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा, सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ पोटेंशियल की। सेल के कारण जो पोटेंशियल बनेगा a/2 अंदर वाले साइड पॉइंट पे, तो ये बनेगा gm/a। और जो सेंटर में मास रखा हुआ उसके कारण बनेगा gm/a/2। तो ये डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दूँ, तो ये आ जाएगा -3gm/a। सेकेंड विल बी माई आंसर। लास्ट 46 नंबर देखिए, यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल आ जाएगा -g/mm/r। ठीक है, यू फाइनल कितना है, -g/mm/3r। ठीक है, हाइट जो है वो 2r है, इनिशियल सेंटर से कितना है 3r। तो जब आप डेल्टा यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2/3। ठीक है, 2/3 gmm/r। ठीक है, अब ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, gm/r² क्या होता है, स्मॉल जी, 2/3 mgr। ये डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक सेकंड विल बी माई आंसर। ओके, टेक केयर, बी सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन।